नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डचों का आगमन। इसके पहले दोस्तों पुर्तगाली का आगमन और उनके योगदान पढ़ चुके थे। आज हम डचों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। मान लेते हैं ये देश है नीदरलैंड। डच जो हमारे भारत आए थे वो दोस्तों नीदरलैंड से आए थे। मान लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इसको यहाँ पर बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे नक्शे में ये दिया नहीं है, वहाँ सिर्फ नंबर लिखे हैं। नीचे नंबर पढ़ के हम जान लेते हैं कहाँ पर नीदरलैंड पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, इधर बात करें तो यहाँ पर समुद्री सीमा है, उत्तरी पश्चिमी समुद्री सीमा है दोस्तों। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बेल्जियम है, इस साइड में बेल्जियम पड़ेगा। यदि दोस्तों यहाँ की हम बात करें तो यहाँ आपको जर्मनी मिलेगा दोस्तों। नीदरलैंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी द हेग है। और यदि राजनीतिक राजधानी की बात करें तो दोस्तों एम्स्टर्डम, ये इसकी दोस्तों राजनीतिक राजधानी है। ये इसकी दोस्तों द हेग प्रशासनिक राजधानी है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इतना जानने की जरूरत है नीदरलैंड के बारे में, क्योंकि डच नीदरलैंड से ही भारत आए थे दोस्तों। अब हम यदि बात करें दोस्तों, समय को ना लेते हुए आगे यदि दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत की तरफ आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो भारत की तरफ दोस्तों आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था हुएंग वान लिसॉटन। ये प्रथम व्यक्ति था जो भारत की तरफ दोस्तों आने का प्रयास करता है, भारत की तरफ दोस्तों आता है। फिर ये व्यक्ति क्या करता है, ये भारत की तरफ आएगा और उस यात्रा में एक किताब लिखेगा दोस्तों। वो किताब यूरोप में बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित होती है, जिससे प्रेरणा लेता है एक व्यक्ति कार्नेलियस। क्या नाम है? कार्नेलियस। उस व्यक्ति का कार्नेलियस हेड इस्तमान। ये दोस्तों ऐसा व्यक्ति है जो इससे प्रेरणा लेकर भारत की तरफ आता है। और दुर्भाग्यवश 1596 में इसकी सुमात्रा में मृत्यु हो जाती है। सुमात्रा आप समझ रहे होंगे, इंडोनेशिया, वहीं पर दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं से इन दो व्यक्तियों के आने के बाद व्यापार की अपार संभावनाएं नीदरलैंड को भारत से दिखती हैं। भारत से, इंडोनेशिया से या मलक्का, मलेशिया, यहाँ से दोस्तों बहुत सारी अपार संभावनाएं दिखती हैं। फिर होता क्या दोस्तों है 1602 ईस्वी में। दोस्तों यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, और मेरे ख्याल से आप मुझे सुनते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतिहास रटे नहीं समझें। यदि आप समझ लेते हैं, मेरी कहानी को आप जान लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे किताबों में भी लिखा है। तो 1602 की दोस्तों बात करते हैं, जब ये कार्नेलियस हेड इस्तमान और ह्यूंग लिसातन ये वापस चले जाते हैं। कार्नेलियस हेड इस्तमान की यहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है, तब लोग सोचते हैं वो व्यक्ति कहाँ गया जहाँ से मृत्यु हो गई। फिर पता चलता है वो ऐसी जगह गया था जहाँ पर बहुत सारे व्यापार के मार्ग हैं, बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं दोस्तों। और उसमें क्या है, मसाले, काली मिर्च, इलायची, ऐसी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर हैं। फिर 1602 में नीदरलैंड क्या करता है, एक कंपनी बनाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सोचेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1600 में आई थी, और दोस्तों अंग्रेज़ों ने बनाई थी। हाँ, अंग्रेज़ भी हैं, लेकिन इनकी कंपनी दोस्तों दूसरी है। उसका नाम देख लेते हैं, वेरे। यूरोप में बोलते थे बेरे निंगदे, वेरे निगदे और ओस्त इंडिसे। ये दोस्तों वहाँ पर कंपनी बनाई गई। वेरे निगदे ओस्त इंडिसे नाम से
पुर्तगाल में कंपनी बनाई गई, जिसको बाद में कहा गया दोस्तों यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड, इस नाम से दोस्तों बाद में इसको जाना गया। जब ये कंपनी बनती है और एक अधिनियम या एक्ट दोस्तों जब पारित होता है, तो इसके तहत भारत में 17 लोग आते हैं। उन 17 लोगों में दोस्तों व्यापारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और कह सकते हैं बहुत सारे कंपनी के कर्मचारी होते हैं। व्यापारी 17 जो लोग आए, ये 17 व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नीदरलैंड के व्यापारी थे, जिन्होंने अपने आदमी भेजे थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी, या कह सकते हैं दोस्तों जो नीदरलैंड में बोली जाती थी वेरेनिंगडे ओस्ट इंडिया, फिर उसको जाना गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड के नाम से। इसमें उन व्यापारियों ने पैसा लगाया और 17 व्यक्तियों को भारत भेजा। जब दोस्तों भारत भेजा, फिर ये पहुँचे कहाँ? ये पहुँचे सुमात्रा, इंडोनेशिया में पहुँचे। ऐसा है नहीं दोस्तों, जब ये व्यक्ति आए होंगे तो आसानी से वहाँ पर चले गए, व्यापार करने लगे। वहाँ तो पहले से ही पुर्तगाली थे, पहले से ही अरब मुसलमान थे, तो उनके साथ तो झगड़ा हुआ होगा दोस्तों, बहुत मारपीट हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी दोस्तों। तब ये क्या पहुँचते, तब 1605 में जब थोड़ा आगे बढ़े, सुमात्रा पहुँचे, तो वहाँ पर भयानक संघर्ष हुआ। किससे? इंडोनेशिया के लोगों से और डचों से। जब संघर्ष दोस्तों हुआ, तो अम्बायना एक स्थान पड़ता है, अम्बायना पड़ता है, जिसको वर्तमान में अम्बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बोन बोलते हैं, जो कि आपका दोस्तों इंडोनेशिया में ही पड़ता है। और ये एक प्रकार का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है इंडोनेशिया का दोस्तों। यहाँ पर इनका कब्जा हो जाता है। जब कब्जा हो जाएगा, तो अब यहीं से अपने व्यापार ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी शक्ति तो वहाँ पर साबित हो गई। और वहाँ पर जो पुर्तगाली थे और अरब मुसलमान थे, या जो वहाँ के निवासी थे, वो तो कुछ कर नहीं पाए। फिर ये अपना और शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। फिर दोस्तों क्या करते हैं, 1619 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में दोस्तों जकार्ता के समीप एक गांव या शहर बसाते हैं, जिसका नाम है बैटेविया नगर दोस्तों ये बसाते हैं। अब इतना नहीं, बहुत मारकाट हुई होगी दोस्तों। इसके बाद ये नगर बसा होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, उनकी ज़मीन खाली करवाई गई होगी, उन पर कब्जा किया गया होगा। फिर जो डच थे, उन्होंने जकार्ता के समीप वहाँ पर कब्जा कर लिया और बैटेविया नगर को दोस्तों बसाया। कब? 1619 में, याद कर लेंगे दोस्तों। फिर 1641 ईस्वी में मलक्का मलेशिया पर इनका कब्जा हो जाता है। 1641 में मलक्का या मलेशिया पर दोस्तों का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1658 में सीलोन तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पुर्तगाली भी यहाँ पहुँचे थे। सीलोन का मतलब श्रीलंका पर भी इनका दोस्तों कब्जा हो जाता है। खूब मारपीट हुई होगी, बहुत सारे खून बहे होंगे, बहुत सारे कत्लेआम हुआ होगा, तब जाके दोस्तों इनकी शक्ति यहाँ पर साबित हो पाती है। चलिए आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसी कड़ी में। फिर जब ये दोस्तों संघर्ष छिड़ गया, तो अब एशिया का त्रिभूमि संघर्ष हो गया। मतलब भारत शामिल था, इंडोनेशिया शामिल था, और साथ में दोस्तों इसमें श्रीलंका शामिल था। इनके बाद ये दोस्तों अपनी शक्तियाँ स्थापित करना शुरू करते हैं। इसी के बीच में दोस्तों क्या होता है, 1602 ईस्वी में अब पुर्तगाली और साथ में डचों के बीच में युद्ध होता है। कब दोस्तों होता है? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में कहाँ पर होता है? तो बैंटम के निकट होता है। बैंटम एक स्थान दोस्तों है, बैंटम के निकट एक युद्ध होता है, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं। जब पुर्तगाली हार जाएंगे, तब पुर्तगाली हारने के बाद
वहाँ पर डचों का दोस्तों कब्जा हो जाएगा। जब डचों का कब्जा हो जाएगा तो उसमें गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि में फैक्ट्रियाँ स्थापित कर लेते हैं ये डच। तो दोस्तों हम बात करें कहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों, देख लेंगे। इसमें यदि हम बात करें दोस्तों तो प्रथम फैक्ट्री जो रहती है वो मसूलीपट्टनम की रहती है। इस तरह लिख लेंगे, डचों की फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम मसूलीपट्टनम प्रथम फैक्ट्री है। मसूलीपट्टनम ये दोस्तों इनकी प्रथम फैक्ट्री होती है और 1605 ईस्वी में, 1605 में 2 में हराते हैं और 1605 में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। लेकिन अब ये दोस्तों अकेले तो बना नहीं पाएंगे, वहाँ पर किसी ना किसी को मिलाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नए जगह जाता है, नए शहर में जाता है तो वहाँ किसी ना किसी व्यक्ति से सलाह मशवरा ये सब लेना पड़ता है। तो इसी के दोस्त वादर हेग एक व्यक्ति मिले, वादर हेग। तो वादर हेग की सहायता से मसूलीपट्टनम में दोस्तों अपनी फैक्ट्री 1605 में स्थापित कर ली। फिर बात करें दोस्तों निजामपट्टनम 1608, निजामपट्टनम 1608 ईस्वी में सेकंड फैक्ट्री दोस्तों अपनी ये स्थापित करते हैं। ये इनकी फर्स्ट फैक्ट्री। ये प्रश्न दोस्तों खूब पूछा जाता है कि डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो मसूलीपट्टनम में थी 1605 में, और डचों की दूसरी फैक्ट्री तो निजामपट्टनम 1608 में। फिर इनकी तीसरी पुलिकट, ये तमिलनाडु में दोस्तों है पुलिकट। इनकी जो तीसरी फैक्ट्री होती है वो दोस्तों पुलिकट होती है 1610 ईस्वी में। ये थर्ड इनकी फैक्ट्री है और यही इनकी टकसाल है दोस्तों, यही इनकी टकसाल है। और इनका जो पैसा छप रहा है यहाँ पर वो पैगोडा छप रहा है। क्या नाम सिक्के का है? पैगोडा। ये सोने का दोस्तों सिक्का है, ये सोने का सिक्का है पैगोडा नाम का। तो आपको ये 3 फैक्ट्रियाँ आपको दिमाग में बसा लेनी है, शरीर में घुसेर लेनी है, कभी नहीं निकालना है, खूब पूछा जाता है। तो मसूलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री 1605 वादर हेग की सहायता से, निजामपट्टनम 1608 सेकंड फैक्ट्री, पुलिकट्टम ये 1610 में तीसरी फैक्ट्री, और ये इनकी दोस्तों टकसाल होती है। उस टकसाल में पैगोडा नाम का सिक्का छपता है, वो सोने का होता है। अब पुर्तगालियों की यदि बात करें, पुर्तगाली भी छापते हैं, क्रूसेडो नाम का सिक्का पुर्तगाली छाप रहे थे दोस्तों। फिर 1607 में दोस्तों सूरत में 1616 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं दोस्तों। फिर 1639 गोवा में, यहाँ है 1639 दोस्तों गोवा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। एक चीज़ रहेगी बताने के लिए, ये जो दोस्तों हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पट्टी हमने बनाई है, यहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ये वाला जो भाग है दोस्तों वो आपका मालाबार तट कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। ये दोस्तों जो देख रहे हो ये आपका कोरोमंडल कहलाता है। क्या? कोरोमंडल कहलाता है। जब कभी दोस्तों ज्योग्राफी का मैं क्लास लूँगा तो आपको बता दूंगा कौन सा तट क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों कोरोमंडल कहलाता है और ये मालाबार तट कहलाता है। फिर उसके बाद 1663 में एक फैक्ट्री स्थापित होती है कोचीन। 1663 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित होती है। कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की दोस्तों भी थी। उसके बाद फिर नागपट्टनम 1659, यहाँ पर नागपट्टनम 1659 में दोस्तों एक फैक्ट्री स्थापित होती है। इस तरीके से फिर दोस्तों हम बात करें, अब पश्चिम बंगाल भी छूटा नहीं रहेगा, यहाँ पर भी दोस्तों कासिम बाज़ार वगैरह स्थापित होती हैं। तो कासिम बाज़ार 1658, एक है कासिम बाज़ार 1658 में स्थापित होती है। कासिम बाज़ार बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद पुलिकट हुगली 1627 में पुलिकट में पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट्री दोस्तों स्थापित होती है। फिर आगरा पटना
यहाँ पर दोस्तों पटना में भी 1658 में, और आगरा में भी दोस्तों अपनी अपनी फैक्ट्री ये पुर्तगाली स्थापित करते हैं। और सारी दोस्तों बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो स्थापित करते हैं, उनका नाम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें पूछी गई वही चीज़ मैं अभी तक लेके आया हूँ, रट लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों हैं। हाँ, ये फैक्ट्री मतलब इसका स्टोर रूम था, कुछ बनता नहीं था यहाँ से, जो ख़रीदा या व्यापार किया, नील जैसे हो गया या मसाले हो गए, तो उनको ये स्टोर करते थे, उसी को फैक्ट्री बोला गया। जो इनके मुखिया थे उनको दोस्तों फैक्टर बोलते थे। क्या जो मुखिया थे, उनको दोस्तों फैक्टर बोलते थे, फैक्टर। जो मुखिया थे फैक्टर, और जो फैक्ट्री थी दोस्तों ये इनकी गोदाम थी, फैक्ट्री इनकी गोदामें थीं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फैक्ट्री कुछ बनाते थे, गोदामें थीं, इनके मुखिया दोस्तों फैक्टर कहलाते थे। इसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, टाइम कम होने के कारण मैं स्पीड ले रहा हूँ, वरना बहुत धीरे धीरे आपको पूरा क्लास बता देता दोस्तों। आगे दोस्तों हम बात करें कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो इन्होंने भारत तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, फिर ये श्रीलंका भी पहुंचते हैं दोस्तों। श्रीलंका में भी पहुंचते हैं, इसको सिलोन बोलते हैं, ये अपना भारत हो गया, और ये दोस्तों श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में दोस्तों जाफना द्वीप 1653, ये जाफना द्वीप पड़ता है यहाँ पर, जाफना द्वीप 1653 में फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित करते हैं। जाफना द्वीप तो बहुत महत्वपूर्ण, मोदी जी यहाँ पर खूब यात्रा गए हैं, कुछ बन भी रहा है अपने देश का। आगे दोस्तों बात करते हैं माले, फिर 1656 में एक माले स्थान है, वहाँ पर अपनी दोस्तों ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मतारा, फिर यहीं पर दोस्तों 56 में ही एक मतारा स्थान है, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर एक फैक्ट्री त्रिनकोलन में 1673 में दोस्तों अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये आपका श्रीलंका है। देखिए भारत और पुर्तगाल का जापान के साथ शुरू हुआ था, इनका श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया से व्यापार शुरू हुआ। बाद में पहली बार पुर्तगालियों का श्रीलंका जापान से स्टार्ट हुआ, श्रीलंका में भी पुर्तगाली आए, इंडोनेशिया तो केंद्र तो माना ही गया दोस्तों। फिर यदि बात करें तो जो पुर्तगालियों का जो सिक्का था सोने का, वो क्रूसेडो था। क्या था? क्रूसेडो, पुर्तगालियों का जो सोने का सिक्का था। फिर दोस्तों डच्चों का जो सिक्का था वो पैगोडा था। क्या था? पैगोडा था, जो डच्चों का सिक्का था। फिर यदि बात करें दोस्तों तो डच्चों का जो मुख्य व्यापार था वो कपड़ा था। क्या था? कपड़ा था, रेशमी कपड़ा यहाँ से ले जाते थे। लेकिन बाद में दोस्तों इनको पता चला कि गर्म कपड़े भारत में बेचने पर दूना फ़ायदा है। यहाँ से कच्चा माल ले जाओ, गर्म कपड़े बेच दो, रेशम ले जाओ, रेशमी कपड़े बेच दो, तो ये तो उनको फ़ायदा था ही। साथ में दोस्तों ये कपड़े से अब मसाले पर आ गए थे। तो बात करें तो भारत क्यों आए पुर्तगाली? तो एक कपड़ा का व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पर मौका देखा, मसाले का व्यापार स्टार्ट किया और फैक्ट्री दोस्तों स्थापित कर ली। इसके बाद दोस्तों इनके मुखिया को फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर, डच्चों के मुखिया को दोस्तों फैक्टर बोलते थे। पुर्तगाली जो दोस्तों थे, इनकी एक जो पद्धति थी व्यापार करने की, वो कार्टेज आर्मेड़ा थी। लेकिन डच्चों की दोस्तों जो नीति थी वो थी सहकारिता। क्या थी? सहकारिता थी। ये सबके साथ बराबरी का व्यवहार करके व्यापार करते थे। तो पुर्तगालियों की व्यापार नीति कार्टेज आर्मेड़ा, डच्चों की सहकारिता। पुर्तगालियों का जो दोस्तों सिक्का था क्रूसेडो, जो डच्चों का था पैगोडा था। डच व्यापार है कपड़ा करने के लिए, मसाले का करने लगे। डच के मुखिया को फैक्टर दोस्तों बोलते थे। हम यदि बात करें तो जहाँ जहाँ पुर्तगाली गए वहाँ डच गए, और जहाँ डच गए वहाँ अंग्रेज गए। तो उसी कड़ी में दोस्तों यदि बात करें तो 1759 ईस्वी में दोस्तों वेदारा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ दोस्तों। अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ मतलब डच और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ,
जिसमें अंग्रेज विजयी रहे, डच हार गए। यहीं से दोस्तों डचों का अब अंत शुरू हो जाता है। डचों की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और अंग्रेज विजयी होते हैं। अंग्रेज़ों का वर्चस्व दोस्तों हो जाता है बंगाल से ही। उस समय जब युद्ध हो रहा था, बेदारा का युद्ध, तो उसमें अंग्रेज़ों के तरफ से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था। हम इसके बारे में फिर बात करेंगे दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव था। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम अंग्रेज़ स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये डच दोस्तों समझ में आ गए होंगे। डच मसाला, नील, कपड़ा, रेशमी कपड़ा, इनका सब उद्योग करते थे, तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों यदि हम बात करें तो लगभग हमारे वीडियो को 70-80 लोग देख रहे हैं, बहुत है। आप ईमानदारी से लगे रहें। 70-80 लोग यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान का यदि कहीं पर सदुपयोग करते हैं, बहुत है दोस्तों। इसके बाद में एक व्यक्ति कोई है जो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर देता है। अब दोस्तों पता नहीं कौन है वो, मुझे लगता है कि किसी दूसरे ग्रह से आया है और अपने मानव होने पर अफसोस जता रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को डिसलाइक करता है। हम दोस्तों कोई राजनीतिक आदमी है नहीं, हम दोस्तों किसी की बुराई तो करते नहीं। हम अपने काम से काम और आपको ज्ञान देने के अलावा और यहाँ कोई बात नहीं करते हैं। फिर दोस्तों डिसलाइक करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं नहीं कहता कि आप लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन आपको ज्ञान मिल रहा तो ले लीजिए दोस्तों। और ये ज़रूर कहता हूँ कि आगे आप शेयर कर दें, अपने भाइयों तक शेयर करें, अपने तक न रोकें बस। बड़ा बड़ा आपका आभार रहेगा और बहुत बहुत हम आपके आभारी रहेंगे दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।